गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि सभी मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं डॉक्टर अमर आज आपको आगे की तरफ लेके चलते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर। जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंदर लास्ट क्लास के अंदर अपन ने जनरल बातें बताई थी कि किस तरीके से कई साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए थे और उसके बाद हर्षेन चेस साहब आए थे, उन्होंने यह बताया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। आज अपन सेंट्रल डॉगमा से शुरुआत करेंगे। सेंट्रल डॉगमा के एक एक स्टेप्स को आगे की तरफ अपन देखेंगे। तो पहले थोड़ा सा मैं सेंट्रल डॉगमा रिवाइज कर लेता हूं और सेंट्रल डॉगमा जैसे अपन लोग पढ़ेंगे उस सेंट्रल डॉगमा के अंदर एक एक स्टेप्स को अपन डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक जो है बेसिकली जो टॉपिक है वह है अपना सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा हिंदी में इसको लिखते हैं बेटा मूल सिद्धांत। क्या लिखते हैं बेटा? मूल सिद्धांत। देखना बेटा, डीएनए जो होता है, डीएनए अपने जैसे नए अणु का निर्माण करता है। डीएनए अपने जैसे नए अणु का निर्माण करता है और यह क्रिया जो है इस क्रिया को बोलते हैं रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं बेटा? रेप्लिकेशन, या हिंदी में इसको लिखते हैं बेटा प्रतिलिपिकरण। क्या बोलते हैं बेटा? प्रतिलिपिकरण। क्लियर बात? डीएनए से आगे चलकर जो है वह आरएनए अणु का निर्माण होता है, या मैं ये कह सकता हूं कि डीएनए के अंदर जो आनुवंशिक सूचनाएं हैं वह आनुवंशिक सूचनाएं आगे आरएनए में स्थानांतरित होती है। यह जो क्रिया है इस क्रिया को बोलते हैं बेटा ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसक्रिप्शन, या इसको ही बोलते हैं बेटा अनुलेखन। क्या बोलेंगे बेटा? अनुलेखन। ठीक है। और आरएनए से आगे चलकर प्रोटीन बनता है। क्या बनता है बेटा? प्रोटीन बनता है। आरएनए से आगे चलकर क्या बनता है? प्रोटीन बनता है, या कह सकते हैं पेप्टाइड बनता है। यह जो क्रिया है इस क्रिया को बोलते हैं बेटा ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसलेशन, या इसको लिखते हैं बेटा अनुवादन। क्या लिखते हैं बेटा? अनुवादन। ठीक है। यहां पर क्या होता है बेटा, एक स्टेप जो है ध्यान से देखना, ये जो है ये स्टेप रिवर्स भी चलता है। ठीक है, ये स्टेप क्या चलता है बेटा? रिवर्स भी चलता है। इस स्टेप को अपन लोग बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं बेटा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, या इसको बोलते हैं बेटा प्रति अनुलेखन। क्या बोलते हैं बेटा? प्रति अनुलेखन। क्लियर है? इसी पूरे प्रोसेस को बोलते हैं अपन लोग सेंट्रल डॉगमा, जिसे एक महान वैज्ञानिक फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। किसने दिया था बेटा? फ्रांसिस क्रिक ने यह जो है मूल सिद्धांत या सेंट्रल डॉगमा जो है वह प्रतिपादित किया था। डीएनए से डीएनए का बनना प्रतिलिपिकरण, डीएनए से आरएनए का बनना या डीएनए से आनुवंशिक सूचनाओं का आरएनए में जाना अनुलेखन, और आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है बेटा? अनुवादन कहलाता है। अपन आज शुरू करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। क्या शुरू करेंगे बेटा? डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए प्रतिलिपिकरण जो है वह अपन आज शुरू करेंगे। डीएनए प्रतिलिपिकरण। बेटा डीएनए प्रतिलिपिकरण है क्या? कब होता है? क्यों होता है? कैसे होता है?
इन सब चीजों के लिए अपन को बिल्कुल एनसीईआरटी जो कह रही है उसके अकॉर्डिंग अपन लोग पढ़ेंगे। पहली बात तो बेटा डीएनए प्रतिलिपिकरण है क्या? बेटा आप लोगों ने 11th के अंदर कोशिका चक्र पढ़ा होगा। कोशिका चक्र के दौरान एक अवस्था आती है, उस अवस्था को अपन लोग बोलते हैं संश्लेषण अवस्था। इस संश्लेषण अवस्था के दौरान डीएनए जो है वह अपना नंबर, अपना जो अमाउंट है वह दुगुना करता है। जितना पहले था उसका क्या कर देगा? दुगुना कर देगा। क्यों भाई? कहां जरूरत थी दुगुना करने की? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डीएनए प्रतिलिपिकरण। पहली बात, कहां जरूरत थी? देखो बेटा, हमेशा कोशिका विभाजन से एक कोशिका से दो कोशिका बनती है। मैं कह रहा हूं कोशिका विभाजन से एक सेल से दो सेल्स बनती है। ठीक है, तो यहां पर जो डीएनए था, अगर जितना डीएनए इस मदर सेल के अंदर है उतना ही डीएनए रहा तो इन दोनों में से किसी एक सेल के पास ही डीएनए पहुंचेगा, दूसरी वाली सेल तो यूं ही रहेगी। इसलिए सबसे पहले क्या करती है कोशिका? डिवीजन से, सेल विभाजित होने से पहले अपने डीएनए को दो कर देगी, दुगुना कर देगी। डीएनए को दुगुना कर देगी भाई, दो डीएनए बना देगी। क्या बना देगी? दो डीएनए। एक डीएनए यहां रहेगा, एक डीएनए यहां चला जाएगा। इसलिए डीएनए प्रतिलिपिकरण की क्रिया होती है। अब है क्या मतलब, देखना, लिखिएगा आप लोग। कोशिका चक्र की एस अवस्था के दौरान, कोशिका चक्र की एस अवस्था, एस अवस्था जिसको बोलते हैं संश्लेषण अवस्था, सिंथेसिस फेज, संश्लेषण अवस्था के दौरान, अवस्था के दौरान डीएनए अणु से, डीएनए अणु से, डीएनए अणु से, अणु से डीएनए का निर्माण, डीएनए अणु से डीएनए का निर्माण डीएनए प्रतिलिपिकरण कहलाता है। कोशिका चक्र की एस अवस्था के दौरान होगा। अब देखो बेटा, कोशिका चक्र के दौरान जब डीएनए प्रतिलिपिकरण होता है तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मत दिए। अलग अलग जीवों के अंदर डीएनए प्रतिलिपिकरण अलग अलग तरीके का हो सकता है। जैसे मैं बात करूं, मैं कह रहा हूं ये जो डीएनए रेप्लिकेशन है यह बेसिकली दो तरीके का होता है। बेसिकली दो तरीके का होता है। पहला जिसको बोलते हैं कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव मोड। दूसरा जिसको बोलते हैं बेटा सेमी कंजर्वेटिव मोड। ठीक है, कंजर्वेटिव को हिंदी में लिखते हैं बेटा संरक्षी। क्या लिखते हैं बेटा? संरक्षी। और सेमी कंजर्वेटिव को लिखते हैं बेटा अर्ध संरक्षी। बेटा शब्द ही अपना मतलब बता रहा है। मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, उस डायग्राम को ध्यान से देखना। मैं कह रहा हूं ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है। इस डीएनए मॉलिक्यूल से दो डीएनए मॉलिक्यूल्स बने, इसी को अपन लोग डीएनए प्रतिलिपिकरण बोलते हैं। अगर डीएनए के अंदर एक डीएनए मॉलिक्यूल तो वही रहता है, लेकिन यदि दूसरा डीएनए मॉलिक्यूल्स नया बनता है, मैं अलग कलर यूज कर रहा हूं, आप समझ जाना। एक वही है जो पुराना था, दोनों स्टैंड उसके वही है, और एक पूरा नया बना, ऐसा जो डीएनए प्रतिलिपिकरण होता है उसको बोलते हैं बेटा संरक्षी डीएनए प्रतिलिपिकरण। यहां पे डायग्राम देखना बेटा, मैं कह रहा हूं ये डीएनए मॉलिक्यूल्स है। इससे देखना बेटा, एक रज्जुक तो वही है, दूसरा रज्जुक नया बना। एक रज्जुक तो वही है, दूसरा रज्जुक नया बना। यहां पर क्या हुआ कि डीएनए के दोनों रज्जुक में से एक रज्जुक तो वही रहता है
और एक रज्जुक जो है वह नया बनता है। पूरा संरक्षित नहीं है, कितना संरक्षित है? आधा, अर्ध संरक्षित। डीएनए प्रतिलिपिकरण की वह प्रक्रिया जिसमें डीएनए के दोनों रज्जुक नए बनते हैं और एक रज्जुक वही रहता है, उसको बोलते हैं संरक्षी। और जिसमें डीएनए के दोनों रज्जुक में से एक रज्जुक पुराना और एक रज्जुक नया होता है, उसको बोलते हैं अर्ध संरक्षी। क्या बोलते हैं? अर्ध संरक्षी। बेटा डीएनए अर्ध संरक्षी, डीएनए प्रतिलिपिकरण अर्ध संरक्षी प्रकृति का होता है। इसको समझाने के लिए वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग किए। सबसे जो फेमस एक्सपेरिमेंट है जिससे यह प्रूफ होता है कि डीएनए प्रतिलिपिकरण अर्ध संरक्षी है, उस वैज्ञानिक का नाम है, जिस प्रयोग से पुष्टि होती है उस प्रयोग को करने वाले वैज्ञानिक का नाम है मैथ्यू मिशेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टेहल। मैथ्यू मिशेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टेहल ने 1958 के अंदर एक बहुत ही क्लासिकल एक्सपेरिमेंट किया था। तो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर देखते हैं, एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। क्या है? हेडिंग क्या है बेटा? एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट replication is सेमी कंजर्वेटिव। मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म के अंदर जो होता है वह सेमी कंजर्वेटिव होता है। इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए, इस चीज को प्रूव करने के लिए एक साइंटिस्ट थे, दो साइंटिस्ट थे। एक का नाम था मैथ्यू मिशेल्सन। क्या नाम था बेटा? मैथ्यू मिशेल्सन। और दूसरे का नाम था फ्रैंकलिन स्टेहल। देखना बेटा, इन्होंने जो पहली बात, इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कब किया था? इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था 1958 के अंदर। पहले इस एक्सपेरिमेंट की कुछ नॉर्मल सी बातें कर लेते हैं, उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए अपन को कई बेसिक बायोलॉजी की नॉलेज होना जरूरी है, तो एक बार मैं पहले उसी को समझाऊंगा। इन दोनों ने एक्सपेरिमेंट कब किया? 1958 के ऊपर। किस पर किया? इन्होंने किया बेटा ई कोलाई। किसके ऊपर किया? ई कोलाई, जो क्या एक बैक्टीरिया है, उसके ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया। बेटा इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर किसका यूज किया? सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट का। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है बेटा। सीजियम क्लोराइड घनत्व जो है डेंसिटी ग्रेडियंट का जो है इन्होंने यूज किया था। सीजियम क्लोराइड बहुत इंपोर्टेंट, ये इस बार का ध्यान से रखना बेटा, इंपोर्टेंट पूछ सकते हैं कि ये क्या होता है, मैं अभी बताऊंगा। इन्होंने नाइट्रोजन के दो चीजों को काम में लिया, दो आइसोटोप काम में लिए। अगला पॉइंट जो है बेसिक बात है, नाइट्रोजन एक था N14 और एक था N15। सब जानते हैं ये इसका हल्का मतलब लो मॉलिक्यूलर वेट आइसोटोप है और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वह ज्यादा होता है। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वह ज्यादा होता है। तो ये कुछ चीजें इसके बारे में, इस एक्सपेरिमेंट के बारे में अपन को ध्यान रखनी है, ठीक है। इंपोर्टेंट सबसे ज्यादा है सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट। बेटा कुछ बातें करते हैं अपन पहले। एक मशीन होती है जिसका नाम होता है बेटा सेंट्रीफ्यूज। ध्यान से सुनना, एक मशीन है जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूज। बेटा आप सभी ने अपने घर के अंदर मिक्सी देखी होगी। मिक्सी के अंदर क्या करते हैं अपन, किसी चीज को डालते हैं और उसको रोटेट करवाते हैं, अंदर उसके आप एक मोटर रोटेट होती है तो चीजें जो होती कटती चली जाती है, बारीक होती चली जाती है। लेकिन अगर उसके अंदर कटर ना हो, अगर उसके अंदर वो कटर ना हो और आप चीजों को रखें और घुमाएं
तो क्या होगा, हैवी चीज नीचे बैठ जाएगी, हल्की चीज ऊपर आएगी। दैट इज व्हाट, दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। दैट इज व्हाट, दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूज के अंदर एक रिएक्शन होती है, एक क्रिया होती है जिसको बोलते हैं बेटा सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसके दौरान क्या करते हैं, किसी भी प्लांट टिश्यू को या किसी भी एनिमल टिश्यू को उसके अंदर डालकर, उस मशीन के अंदर ऐसी वॉइल्स होती है, इस तरीके की वॉइल्स होती है, इस तरीके की वॉइल्स होती है, उस वॉइल्स के अंदर डालकर घुमाते हैं। जब घुमाते हैं तो आपको जो हैवी चीज है वह तो यह नीचे मिल जाएगी, भारी चीज, और जो हल्की चीज है वो क्या मिलेगी, ऊपर मिलेगी। क्लियर चीज, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। ये अपन को बेसिक बातें पता होनी चाहिए। एक और बात बेटा, अगर किसी भी जीव को संवर्धन माध्यम पर अगर अपन संवर्धित करते हैं तो जो चीज अपन संवर्धन माध्यम में डालेंगे वही चीज तो वह जीव लेगा। अगर मैंने नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में N14 डाला तो वो क्या करेगा, N14 लेगा। नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में N15 डाला तो वो क्या लेगा, N15 लाएगा। तो अपने इस एक्सपेरिमेंट के अंदर देखते हैं क्या क्या उन्होंने। बेटा उन्होंने सबसे पहले जो सामान्य ई कोलाई जीवाणु था उसको लिया। सबसे पहले देखना, इन्होंने सामान्य पहला स्टेप यहीं पे लिख लेते हैं कि जो सामान्य ई कोलाई जीवाणु था, ई कोलाई जीवाणु को निरंतर कई पीढ़ियों तक, निरंतर कई पीढ़ियों तक 15 NH4Cl, नाइट्रोजन को अपन अमोनियम क्लोराइड के रूप में डालते हैं, 15 NH4Cl युक्त माध्यम पर संवर्धित किया, माध्यम पर संवर्धित किया। तो बेटा क्या होगा, जीवाणु वृद्धि करेंगे और वृद्धि के दौरान उसको नाइट्रोजन चाहिएगा, और वृद्धि के दौरान जब उसको नाइट्रोजन चाहिएगा तो ये नाइट्रोजन जो है वह जो भी संवर्धन माध्यम में रखा है वह लेगा। तो ये नाइट्रोजन उसके डीएनए के नाइट्रोजन क्षार में जाकर जमा होगा। तो मुझे बताओ, जो सामान्य जीवाणु था उसके अंदर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड, डीएनए में क्या होगा, डीएनए में N14 होगा, ठीक है। लेकिन अब वो क्या लेगा, अब N14 की जगह निरंतर कई पीढ़ी तक वो क्या लेगा, N15। तो उस जीवाणु के दोनों स्टैंड के अंदर क्या आ जाएगा, N15 आ जाएगा। मतलब जीवाणु क्या करेगा, जीवाणु संवर्धन माध्यम से नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में, नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में N15 को ग्रहण करेगा, N15 को ग्रहण करेगा और यह N15 उसके डीएनए में एकत्रित होगा। इसका मतलब अब जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड होंगे उसके अंदर N15 होगा। यहां तक कहानी समझ में आई। देखते हैं बेटा आगे, अपन इसका एक डायग्राम बना देते हैं। N15 है, मैं उसको इस चौक से बनाऊंगा, इस कलर से बनाऊंगा। N15 जो है इसको मैं इससे, ये है अपन ने जो लास्ट जीवाणु लिया उसका डीएनए। दोनों के स्टैंड कौन से होंगे बेटा, दोनों के अंदर N, यहीं लिख लो, भले कोई अपन केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, दोनों के अंदर क्या होंगे, N15 होंगे। यहीं लिख लो, केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं कि ऊपर लिखना है, कहां पे लिखना है, आपको जहां बायो है समझ में आना चाहिए कॉन्सेप्ट। अब देखो बेटा, अगर इस समय मैं इस ई कोलाई बैक्टीरिया को डीएनए निकालूं और उसका सेंट्रीफ्यूगेशन करूं, अपकेंद्रण करूं, सीजियम क्लोराइड घनत्व प्रवणता के आधार पर,
सीजियम क्लोराइड, अगेन बेटा मैं कह रहा हूं ये जो है वह आपके बहुत ही इंपोर्टेंट है। किस प्रवणता के आधार पर? सीजियम क्लोराइड घनत्व प्रवणता के आधार पर इसके मैं डीएनए को अलग कर रहा हूं, इसका साइंटिफिकेशन कर रहा हूं। तो बेटा N15 होता है भारी, तो इसका मुझे यहां पर एक जो है, सॉरी यहां पर मुझे एक जो है वह हैवी बैंड यहां पर देखने को मिलेगा, एक ही मिलेगा। क्या मिलेगा? एक। ठीक है, ये उसको एक बैंड मिला। ठीक है, ये कौन सा होगा बेटा? दोनों रज्जु किसके कौन से होंगे? N15। दूसरा भी कैसा होगा? N15। क्लियर है कहानी? अब मैंने क्या किया, अब इन जीवाणुओं को अगले 20 मिनट तक किसमें डाला? अगले 20 मिनट तक मैंने इसको N14 युक्त माध्यम में रखा। यहां पर क्या डाला मैंने? N14 युक्त माध्यम पर रखा, माध्यम पर संवर्धन किया। तो वही बात बेटा, जब अपन इसको N15 वाले जीवाणु को N14 युक्त माध्यम में रखेंगे तो जीवाणु अपनी वृद्धि के दौरान माध्यम से नाइट्रोजन को ग्रहण करेंगे, लेकिन नाइट्रोजन कौन सा है? N14। तो यहां पर जो डीएनए मिले वह डीएनए एक तो वही और एक पुराने थे। क्या? एक डीएनए रज्जुक वही था, एक डीएनए रज्जुक वही था और एक जो है उसको नया मिला। एक वही था, एक वही था जो अब बना रहा हूं, एक वही है। ये कौन सा है बेटा? सॉरी अलग चौक कलर से यू ले लेता हूं। ये कौन सा है बेटा? पुराना वाला N15। अब जो नया बना ये वाला, ये कौन सा है? N14। यहां पर उसने वापस वही सेंट्रिफिकेशन किया, तो इसके बराबर ही मुझे बनाना है। ध्यान से देखना, इसके बराबर। तो यहां पर जो रज्जुक मिले, क्योंकि ये भारी है लेकिन अब ये इसकी अपेक्षा थोड़ा हल्का है, ये N15 है, ये N15 N14 है, तो इससे थोड़ा सा ऊपर, इससे थोड़ा सा ऊपर जैसे ये है, तो इससे थोड़ा सा ऊपर मुझे कुछ यहां पर, मैं अलग कलर ले लेता हूं, अलग कलर लेके अपन इसको करते हैं, रेड ले लेता हूं। यहां पर कुछ मुझे दूसरा जो है एक पैलेट मिला, एक पीक मिला। ठीक है, सीधी सी बात है, एक यहां मिला तो ये इससे, ये क्या होगा? ये है बेटा N15 N14। जस्ट एक मिनट, N15, ये कौन सा है बेटा? N15 N14। ठीक है, इसको आगे और 20 मिनट रखा। किस पर? इसको वापस वही N14 युक्त माध्यम पर रखा। किसको रखा है बेटा? N14 युक्त माध्यम पर। तो वही बेटा, जीवाणु अपनी वृद्धि अवस्था के दौरान नाइट्रोजन को ग्रहण करेगा, लेकिन कौन सा है? नाइट्रोजन N14 है। तो यहां पर वही बेटा क्या होगा? एक स्टैंड नया, अब इन दोनों स्टैंड में से एक स्टैंड तो वही रहेगा, एक नया बनेगा। तो आपको यहां पर नया बनने वाला देखना बेटा, एक स्टैंड वही, इस N14 का एक स्टैंड वही है, मैं चलो कह रहा हूं एक स्टैंड वही है। दूसरा भी कौन सा होगा? N14 होगा। दूसरा भी कौन सा होगा? N14 होगा। मैं पहले N14 स्टैंड से बना रहा हूं, इस वाले स्टैंड से, तो ये कौन सा है बेटा? N14 है। अब क्या होगा? अब मैं N15 से बना रहा हूं, चलो भाई ये N15, सॉरी N ये 14 है, अब मैं N15 वाला बना रहा हूं।
तो ये रहा दूसरा स्टैंड, लेकिन अब उसने लिया क्या है, N14 लिया है, तो क्या होगा, ये होगा, सॉरी एक मिनट, 14 को वाइट से लेना है ना मेरे को, 14 को मुझे वाइट से लेना है, ये रहा वाइट, तो ये क्या है बेटा, N14, और ये कौन सा है, N15, सॉरी ये कौन सा होगा, N15, ठीक है। ऐसे कैसे, इसमें एक अपन N15 से पहले बना देते हैं, N15 से पहले बनाते हैं, ये रहा N14 और एक ये रहा N15, तो ये N15 और ये कौन सा होगा, N14। अब वही दूसरा एक स्टैंड, और ये कौन से होंगे दोनों, N14, और ये भी कौन सा होगा, N14। अब यहां पर मैं जब इसका सेंट्रीफ्यूगेशन करता हूं, यहां पर मैं जब इसका सेंट्रीफ्यूगेशन करता हूं, तो मुझे दो स्टैंड देखने को मिलेंगे, एक ये जो ये का ये है, ये वाला रेड, एक ये वाला जो कौन सा होगा बेटा, हाइब्रिड होगा, जिसके अंदर दोनों ही होंगे रज्जुक, एक N15 स्टैंड होगा और एक होगा N14, लेकिन ऊपर की तरफ जो हल्का स्टैंड है वो भी मुझे देखने को मिलेगा, ये कौन सा है, N14 और N14। तो यहां पर क्या सिद्ध हो रहा है कि डीएनए प्रतिलिपिकरण जो होता है वह अर्धसंरक्षी प्रकृति का होता है, ठीक है। वापिस देख लेना, अच्छे ढंग से पढ़ भी लेना। आगे की तरफ बढ़ते एक पहले क्वेश्चन करते हैं। बेटा एक क्वेश्चन देखना बेटा, मैं कह रहा हूं क्वेश्चन लैंग्वेज लिख लेता हूं। एक सामान्य जीवाणु को, एक सामान्य जीवाणु को निरंतर 2 पीढ़ियों तक N15 युक्त माध्यम पर व तत्पश्चात N14 युक्त माध्यम पर संवर्धित किया गया। अंतिम पीढ़ी के जीवाणु के डीएनए में कितने डीएनए अणु संकर डीएनए अणु होंगे। बेटा इस एक्सपेरिमेंट को करने का अपना सिर्फ यही मकसद है कि ये क्वेश्चन अपन से सॉल्व हो जाए। बाकी बोर्ड हिसाब से इंपॉर्टेंट है, नीट के अंदर बहुत इजी तरीके से इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। क्या है क्वेश्चन बेटा, एक सामान्य जीवाणु को, कैसा जीवाणु बेटा, सामान्य जीवाणु, इस सामान्य जीवाणु को अपन ने निरंतर 2 पीढ़ियों तक N15 युक्त माध्यम पर रखा। क्या कह रहा है, सामान्य जीवाणु है, मतलब कौन सा है बेटा, N14, दोनों रज्जु कैसे होंगे, N14। इसको एक बार किस में रखा है, N15 में, फिर और किस में रखा है, N15 के अंदर। फिर क्या कह रहा है, इसको तीसरी बार उसको किस में रखा है बेटा, उसको रखा है N14 के। वो कह रहा है यहां पर जितने भी डीएनए मिलते हैं उसके अंदर कितने डीएनए जो है यहां पर संकर डीएनए अणु होंगे। ठीक है, देखते हैं कितने होंगे, आराम से सॉल्व करते हैं। बेटा यूं नहीं कि रज्जुक बनाओ, अपन को तो 14, 15 एन भी नहीं लिखना, स्पीड फास्ट रखनी है। मैं आपको वो तरीका बताता हूं जिससे आप स्पीड फास्ट करो। बेटा सामान्य जीवाणु है, ऐसे लिख लो 14 14, किस में डालना है, 15 के अंदर। तो एक स्टैंड वही एक नया, तो एक स्टैंड वही एक नया,
एक मिनट, एक स्टैंड वही एक नया, तो एक स्टैंड वही होगा, एक नया तो 15 लेगा। दूसरा क्या होगा, एक स्टैंड वही एक नया। सही बात है गलत है? अब इसको किस में रखा है, उसको वापस 15 में रखा है, N15। एक स्टैंड वही एक नया, एक स्टैंड वही एक नया, ठीक है क्या रे। फिर एक वही एक नया, एक वही एक नया, एक वही एक नया। ये होगा कि नहीं होगा? अब इसको किस में रखा है, अब उसको रखा है 14 युक्त के, एन नहीं लिखना है, फास्ट करनी स्पीड। एक वही एक नया, एक वही एक नया। अब इसकी बात करें, एक वही एक नया, इसकी बात करते हैं एक वही एक नया, ये हो गए। फिर इसकी बात करते हैं, एक वही एक नया, एक वही एक मिनट, 15 है, एक नया, एक वही एक नया, एक वही और एक नया। एक वही रखना, एक नया बनाना है। 8 अणु बनने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें बताना है कौन से संकर है, ये बताओ, ये संकर है क्या? नहीं। ये एक संकर, दूसरा संकर, तीसरा संकर, चौथा, पांचवा और 6। कितने अणु प्राप्त होंगे बेटा? 6 अणु जो है वह संकरित अणु प्राप्त होंगे। फिर देखो बेटा, फिर आगे अपन बात करते हैं कि डीएनए प्रतिलिपिकरण की क्रिया कैसे होती है। बेटा डीएनए प्रतिलिपिकरण की जो क्रिया है वह अर्धसंरक्षी प्रकृति की होती है। इसके लिए कुछ साइंटिस्ट लोगों ने और भी एक्सपेरिमेंट किए थे। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था टेलर, वह उसके साथी टेलर, वह उसके साथी, ऐसे लिखा होता ना बेटा, टेलर एटॉल। इसका मतलब होता है उसके साथ में 2 से ज्यादा लोग हैं, 2 से ज्यादा लोग हैं। टेलर और उसके साथियों ने विसिया फेबा प्लांट के ऊपर, जिसको फबा बीन्स भी बोलते हैं, 1958 के अंदर, किस प्लांट के ऊपर बेटा? विसिया फेबा प्लांट के ऊपर, जिसको अपन लोग फाबा बीन्स भी बोलते हैं, फाबा बीन्स, इसके ऊपर कुछ इसी तरीके के एक्सपेरिमेंट किए थे, जिसमें उन्होंने बताया था कि डीएनए प्रतिलिपिकरण जो है, डीएनए जो प्रतिलिपिकरण है, डीएनए प्रतिलिपिकरण अर्धसंरक्षी प्रकृति का होता है। कैसा होता है बेटा? अर्धसंरक्षी प्रकृति का होता है। ठीक है, ये भी कुछ इंपोर्टेंट है, पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, डीएनए प्रतिलिपिकरण के अंदर कौन कौन से एंजाइम्स काम में आते हैं, किस तरीके से डीएनए प्रतिलिपिकरण होता है। तो बेटे पहले अपन इसके एक मेन एंजाइम्स की बात करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज, उसकी आगे बात करते हैं, उसके बाद अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। बेटा डीएनए पॉलीमरेज, बेटा एक चीज हमेशा ध्यान रखना आप लोग, किसी भी वर्ड के पीछे अगर पॉलीमरेज लिखा होता है तो वह उसके आगे वाली चीज को बनाता है। डीएनए पॉलीमरेज किसको बनाया? डीएनए को। मैंने बोला आरएनए पॉलीमरेज किसको बनाएगा? आरएनए को। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है बेटा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। वो क्या करता है? डीएनए अणु से डीएनए अणु का निर्माण करता है। क्या करेगा? डीएनए अणु से डीएनए अणु का निर्माण करता है। ये क्या करता है बेटा? डीएनए अणु से डीएनए अणु का निर्माण करता है, जैसे सिंपल एग्जांपल है इसका डीएनए पॉलीमरेज इटसेल्फ, डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है। दूसरा होता है बेटा आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। दूसरा कौन सा होता है? आरएनए
डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। बेटा ये जो एंजाइम होता है, ये एंजाइम आरएनए अणु से डीएनए अणु का निर्माण करता है। ये क्या करेगा? आरएनए अणु से आगे चलकर डीएनए अणु का निर्माण करता है। और इसका जो एग्जाम्पल है, अभी अपन ने पढ़ा ही था, सेंट्रल डॉगमा जब पढ़ रहे थे उसके अंदर बताया था कि प्रति अनुलेखन की क्रिया के दौरान आरएनए अणु से डीएनए अणु का निर्माण होता है। तो यहां पर जो एंजाइम काम में आता है उसका नाम है बेटा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या नाम है बेटा? रिवर्स। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा कि डीएनए पॉलीमरेज कैसे काम करते हैं, कैसे नहीं है, आगे की तरफ देखते हैं बेटा। बेटा अपन सब जानते हैं कि जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, बेटा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को मैं बेटा अपने बैकग्राउंड तैयार कर रहा हूं, ठीक है ना। बैकग्राउंड मतलब चीजें समझाने, ताकि आपको जब प्रोसेस पढ़ाऊं तो चीजें सरल लगे, इसके लिए मैं आपका बैकग्राउंड तैयार कर रहा हूं। बेटा डीएनए पॉलीमरेज जो है, इसको डीएनए निर्माण के लिए दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है। एक इसको चाहिए बेटा सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। डीएनए का एकल रज्जुक, क्या चाहिए इसको? डीएनए का एकल रज्जुक चाहिए इसको। दूसरा इसको चाहिए फ्री 3' ग्रुप, मुक्त 3' समूह। ये दो चीज इसको चाहिए होते हैं। किसको? डीएनए पॉलीमरेज को। बेटा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है वो ई कोलाई के अंदर डीएनए प्रतिलिपिकन को लगभग 38 मिनट के अंदर, एनसीईआरटी ने डेटा दे रखा है। ई कोलाई बैक्टीरिया जो होता है, अपन उसके अंदर जानते हैं कि उसके अंदर 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर होते हैं। ये इसको कंप्लीट कर लेता है 38 मिनट्स के अंदर। 38 मिनट के अंदर डीएनए प्रतिलिपिकन की जो क्रिया होती है वह क्या कर देता है? इसको खत्म कर देता है। बेटा डीएनए प्रतिलिपिकन की जो क्रिया है एनर्जेटिकली बहुत ही महंगी क्रिया है। क्यों? इसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। और अगर डीएनए प्रतिलिपिकन की क्रिया के दौरान कहीं पर भी मिस्टेक हो गई तो 101% क्या होगा? उत्परिवर्तन होगा। इसलिए बहुत ही अच्छी तरीके से यह चलती है। एक यहां पर एक और चीज बात कर लेते हैं। डीएनए का जो वह अनुक्रम, नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेते हैं। एक डेफिनेशन है जिसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं बेटा? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, डीएनए का या प्रतिलिपिकरण का उत्पत्ति स्थल। बेटा डीएनए के अंदर मैं कह रहा हूं ये कोई डीएनए है, ये कोई डीएनए यूं ही नहीं है जच्चे जैसे डीएनए प्रतिलिपिकरण हो जाएगा, नहीं। अगर मैं कह रहा हूं यहां से इस जगह से डीएनए प्रतिलिपिकरण शुरू हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? ओराई। क्या बोलते हैं? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को अपन लोग बोलते हैं ओराई। मतलब डीएनए पर वह अनुक्रम जहां से प्रतिलिपिकरण की शुरुआत होती है उसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। क्या होता है बेटा? डीएनए पर उपस्थित नाइट्रोजन क्षारकों का या न्यूक्लियोटाइड का, कुछ भी लिखा हो सकता है, न्यूक्लियोटाइड्स का, नाइट्रोजन क्षारकों तो नाइट्रोजन बेस कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड का वह अनुक्रम जहां से डीएनए प्रतिलिपिकरण की शुरुआत होती है, डीएनए प्रतिलिपिकरण की शुरुआत होती है उसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन
origin of replication या इन शॉर्ट ओराई कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्या कहते हैं बेटा? ओराई कहते हैं। तो ये बेटा कुछ बैकग्राउंड बातें हैं जिसको अच्छे ढंग से पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको डीएनए प्रतिलिपिकरण कैसे होता है वो अपन अच्छे ढंग से डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस